हेलो एवरीवन, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के सभी नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और आज का लेक्चर हमारा CNSC का है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें मैं पहले से ही अपने पाठ्यक्रम को शुरू कर चुका हूँ, सिलेबस को शुरू कर चुका हूँ। और इस क्रम में हम लोगों ने पहले तो क्या कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होते हैं वो सब पढ़ा, और उसके बाद में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में, उसके विंड मिल के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। और सोलर एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने कैसे सोलर प्लेट काम करती है, कैसे सोलर सेल काम करता है, ये सब पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर हमारा है, आज का लेक्चर है CNSC का टाइड एंड विंड एनर्जी, है ना, टाइड एंड वेव एनर्जी। तो टाइड एंड वेव एनर्जी, सबसे पहले टाइड एंड वेव्स का मतलब समझिए। समुद्र में आने वाली जो लहरें होती हैं, ठीक है, जो हाई टाइड्स होती हैं या फिर वेव्स होती हैं छोटी, ठीक है, उनमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम जिस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी में, ठीक है। तो टाइडल एंड वेव एनर्जी के प्लांट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टाइडल और वेव एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, सारी जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सब में ये सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई होता है, ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी आपका जो ऊर्जा है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते रहते हैं या फिर बदलते रहते हैं। तो इसी क्रम में जो एनर्जी समुद्र की वेव्स और उनकी टाइड्स में संग्रहित होती है या उनके अंदर होती है, उनको हम अपने जो हमारे इस्तेमाल के लिए, जो यूज़ के लिए आवश्यक एनर्जी का टाइप होता है, उसमें हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो टाइडल एंड वेव एनर्जी में टाइड्स में क्या होता है, एक्चुअल में डायनामिक एनर्जी होती है फ्लूइड में, फ्लूइड जो कि वाटर होता है उसके अंदर, उस फ्लूइड की डायनामिक एनर्जी को हम लोग चेंज करते हैं पहले मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और उससे हम अलग अलग टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेंज करते हैं डायनेमिक एनर्जी, है ना। डायनेमिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं हम किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन होता है एनर्जी का, या फिर हम यूं कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। अब हम लोग इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइड एंड वेव मिल्स का यूज़ करते हैं। टाइड एंड वेव मिल्स, ये जो मैंने आपके सामने एक कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, ये टाइड एंड वेव मिल्स का स्केच डायग्राम है, ठीक है। इसके सहारे से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम जो सूर्य की जो लहरें, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उनमें उपस्थित काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, समुद्र के पास में एक संरचना बनाई जाती है, ठीक है, जिसको सूरज के समुद्र के बिल्कुल पास में लगाया जाता है, ठीक है। समुद्र के बिल्कुल पास में लगाने के बाद में इसमें एक कंस्ट्रक्शन होती है, ऊपर होता है टाइडल ब्रिज। टाइडल ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो संरचनाएं होती हैं, और उसके बीच में एक खाली स्पेस होता है फ्लूइड के, यानी वाटर के निकलने आने और जाने के लिए, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइड ब्रिज। टाइड ब्रिज क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। और नीचे ये टरबाइन टनल है ना, ये भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये जो
ऊपर वाला हिस्सा फिक्स होता है और नीचे वाला जो हिस्सा फिक्स होता है, इसके बीच में से जब भी समुद्र की तेज लहर आती है तब इसके बीच में से निकलती है, और जब इसके बीच में से निकलती है तो यहाँ पर जो है हमारा ये टरबाइन लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टरबाइन लगा होता है। ठीक है, तो जैसे ही समुद्र की तेज लहर आती है तो ये टरबाइन क्या होता है, घूमता है। तो हैंस हमारी जो एनर्जी है वो डायनेमिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, बाय द टरबाइन। ठीक है, बाय द टरबाइन जब ये चेंज हो जाती है, फिर इस टरबाइन के अंदर जो है एक संरचना लगी होती है डायनमो वाली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो टरबाइन होता है इसके अंदर एक मोटर होती है, नॉर्थ और साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, और इसमें एक कॉइल लगा दी जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टरबाइन की एक्सेस घूमती है वैसे वैसे अंदर की कॉइल घूमती है। ठीक है, और बाय द लॉ ऑफ फेराडे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल घूम रही है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहना शुरू हो जाती है, यानी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम मैकेनिकल एनर्जी को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें ये होता है कि वाटर जो है वो यहाँ से एंटर करता है अंदर की तरफ एंटर करता है, तो इस टरबाइन को वो घुमाता है। ठीक है, घुमाने के बाद में जब फ्लूइड अंदर एंटर करता है तो वो इकट्ठा हो जाता है बैश में। ठीक है, इसको हम सिंक भी बोलते हैं। ठीक है, सिंक में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, टाइडल बैश इसे बोलते हैं। सिंक में जब जाकर ये इकट्ठा हो जाता है धीरे से ये स्टोर हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ से जब ये समुद्र की लहर नीचे उतर जाती है, समुद्र की लहर कम हो जाती है, तब क्या होता है, ये यहाँ से धीरे धीरे पानी को वापस आना शुरू करता है। यानी जब ये लोअर वाटर मार्क पर होता है तब उस समय कोई भी किसी तरीके का फ्लो नहीं होता, लेकिन जैसे ही तेज एनर्जी हवा आती है, लहर आती है समुद्र की, तो ये अपने हाई वाटर मार्क पे पहुंच जाता है। सारा सिंक जो होता है, वो वाटर से क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ वाटर चलता है तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से होता है। अंदर की तरफ जब पानी भरता है तब भी ये मोटर घूमती है, और जब समुद्र की लहर नीचे की तरफ उतर जाती है तब भी ये पानी, जब ये यहाँ से पानी वापस निकलता है, रिवर्स होता है ना, रिवर्स समुद्र की तरफ जब होता है तो भी ये टरबाइन को घुमाता है। और यहाँ पर हम पानी को रेगुलेट करते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं अपने हिसाब से, जिससे हम टरबाइन को ज़्यादा देर तक घुमा सकें। और ज़्यादा देर तक जब टरबाइन घूमेगा तो मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी, और बाय द टरबाइन बाय द डायनामो जो कि टरबाइन में लगा हुआ है, उससे हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होता है ना, तो उसको एक बारी हम देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, जो EMF है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसको जब भी आपका टाइडल एनर्जी का अगर कोई टॉपिक आता है तो इस फॉर्मूले को आप जो है अवश्य जो है वहाँ पर जगह दीजिएगा अपने आंसर में। ठीक है, जिससे आपका आंसर जो है वो सटीक और टेक्निकल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये फाई क्या है। तो ये फाई जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जो फाई यहाँ पर दे रखा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है। ठीक है, और अगर बात करें डेल्टा टी की, तो टाइम के साथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, यानी चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद द चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आ रहा है, ये बात हमें जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है -N के, जो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है -N, है ना, -N के। जो N क्या है, इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं। ठीक है, आप कभी भी कॉइल देखेंगे तो कॉइल ऐसे नहीं होगी, इसके ऊपर ऐसे करके टर्न्स लगे होंगे, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसको बोलते हैं N। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइडल एनर्जी। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें एडवांटेजेस की मैं बात करूं
तो इसमें हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, एक मिनट रुकिए, मैं लिखवा देता हूँ। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एंड वेव एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इस समय अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद में हमको एनर्जी लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, लो प्राइस। ठीक है, कौन से वाला, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो उसकी कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, यानी जो भी एनर्जी मिलेगी हमको वो बिल्कुल फ्री की मिलेगी। ठीक है, और क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज होता है कि ये हमको विंड एनर्जी या इन सारी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा जो है मात्रा में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का, इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रो पावर। ठीक है, जो कि ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, विंड से और सोलर से ज़्यादा रिलायबल है हाइड्रो पावर। ठीक है, वहीं अगर इसके बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली बात, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी इसमें जो प्लांट जो लगता है वो क्या लगता है, ज़्यादा लगता है ना। यानी इसको लिख देते हैं हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ओके, इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, यानी जब पहली बार हम प्लांट लगाएंगे उसमें ही हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी बच्चों। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो वाटर होता है सी का वो खारा होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे जो टर्बाइंस और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, थर्ड, लेस कॉन्टिन्यूटी का हमें पता नहीं रहता है कि जो हमें एनर्जी मिलने वाली है उसकी कॉन्टिन्यूटी कितनी रहेगी, वो कितना कॉन्टिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा टाइडल एंड वेव एनर्जी। ठीक है, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो पहले टाइड एनर्जी होती क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका पूरा ये कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में लिखेंगे, फिर ये फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद में इसके एडवांटेज लिखेंगे और डिसएडवांटेज लिखेंगे। अगर इसमें आप एक भी स्टेप को कम करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपके मार्क्स जो है वो कटने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है तो ये सारी चीज़ों को एक बार आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर आने तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।